नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो मैं उनको लेकर आया हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय शासन के प्राचीन शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि यह एक उपनिषद है। और अगला पॉइंट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित और समतावादी थी। अगला है, ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़ा यानी डाक यार्ड जिसको कहा जाता है वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो वह जो स्थल था उसका नाम था लोथल। यानी लोथल से हमें एक ईंटों से बना गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जो कि डाक यार्ड था। वहाँ से व्यापार होता था। अगला है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। तो वह जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह अपने मकान पक्की ईंटों से बनाया करते थे। पुराने विद्या का अभिप्राय है। तो पुराने विद्या का अर्थ होता है शिलालेखों का अध्ययन करना ही पुराने विद्या का अभिप्राय है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो वह जो भवन सबसे बड़ा था उसका नाम है धान्यगार। हड़प्पा वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। यानी हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो वह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। हड़प्पा के निवासी जो थे वह शहरी हुआ करते थे। और सिंध सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा नगर था? तो उसका नाम था लोथल। वेद शब्द का तात्पर्य क्या है? तो वेद शब्द का तात्पर्य होता है ज्ञान। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो यानी संगीत का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बलि कहा जाता है। यानी राजा जो अपने प्रजा से कर वसूला करता था उसको बलि कहा जाता था। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह व्यवसाय पर आधारित थी, हुआ करती थी। सिंधु घाटी की लिपि कौन सी थी? तो लिपि उनकी अज्ञात थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि मिलती थी। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो उनकी जो बस्ती हुआ करती थी वह सप्त सिंधु प्रदेश में थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो उनकी जो मुख्य ताकत थी वह कृषि हुआ करती थी। प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीन जो भारतीय सभ्यता का नाम था उसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता था? तो यजुर्वेद जो है यह धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता था। अगला है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो वह क्षेत्र था मालवा। मालवा को अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम था ऋषभदेव। ये जैन धर्म के पहले प्रवर्तक या तीर्थंकर थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो त्रिपिटक एक जो धार्मिक ग्रंथ है वह बौद्धों का एक धार्मिक
ग्रंथ हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत जैसे पहला हुआ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म और संघ ये इनके त्रिपिटक हैं। तमिल भाषा के शिलापादिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। मणिमेखले और शिलापादिकारम जो कि एक व्याकरण है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, जिसकी विशेषता थी तो बौद्ध धर्म उसकी वहाँ की प्रमुख विशेषता थी। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना ही बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? तो उनका जन्म स्थान था लुम्बिनी। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो अरस्तु। अरस्तु जो है यह सिकंदर महान का गुरु या शिक्षक हुआ करता था। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला? तो वह नदी जो थी वह थी झेलम। झेलम नदी के एक पार सिकंदर और दूसरी ओर पोरस की सेना थी। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, जो है यह बुद्ध के समकालीन शासक था। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? तो ये त्रिरत्न कहलाते थे। अगला जो है वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? तो उनका एक नाम था जेना। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो वह था बुद्ध के समय में क्षत्रिय अपना एक विशिष्ट स्थान रखते थे। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वह थे महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का एक संघ था। तो उसका नाम है बज्जी संघ। कैवल्य में कौन से धर्म से संबंधित था? तो जो कैवल्य है वह जैन धर्म से संबंधित था। गौतम बुद्ध से कौन से गणराज्य के थे? तो जो गौतम बुद्ध थे उनका गणराज्य था शाक्य गणराज्य के वह थे। अशोक की तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई गई थी? तो वह पाटलिपुत्र स्थान था जहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीत बुलाई गई थी। यह अशोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि 250 ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वह कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य का अन्य दो नाम हैं चाणक्य और विष्णुगुप्त। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अभी ऊपर बताएं यह अशोक के शासनकाल में हुई थी और अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया था। यूनानियों ने भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यूनानी लोग थे उनको बाहर निकाल दिया था। शिलालेखों में किस राजा को देवानाम्पी प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को देवानाम या देवताओं का प्रियदर्शी कहा गया है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वह किसके शासनकाल में आए थे? तो जो सेंट साइमन था, सेंट थॉमस वह पार्थियन के शासनकाल के दौरान आया था।
किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो इसका नाम था डेरियस प्रथम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो जो यूनानी रोमन कला थी वह स्थान में फली फूली थी, गांधार में फली फूली थी। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन था? तो शक संवत का संस्थापक जो था उसका नाम था कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत जो है कनिष्क ने शुरू किया था और वह 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। वह महानतम किसान नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो उसका नाम था कुजाला। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो जो संगम युग का इतिहास है वह तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है। अगला है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है गांधार शैली के नाम से। किस राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? यानी कहने का तात्पर्य है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में युद्ध न करने की बात कही है? तो वह हो जाएगा 13वां शिलालेख। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया? तो वह धर्म महामात्रों को भेजकर वहाँ पर सीलोन यानी श्रीलंका में अपने धर्म महामात्रों को भेजकर वहाँ पर अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अग्रसर किया। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था यह सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था। सबसे बड़ा यानी सबसे महान शासक था। किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था यह अशोक के द्वारा लड़ा गया था और इसी में अशोक ने कहा कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। उनका हृदय परिवर्तन हो गया और धर्म की ओर अग्रसरित हुआ। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो पांड्य जो थे वह संगम साहित्य के संरक्षक थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र जो थी यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो धन्वंतरि जो थे वह आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक थे जो उनको भगवान की संज्ञा दी गई थी। लोग उनको भगवान मानते थे। आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो वह है गुप्त वंश। यानी गुप्त वंश से आर्यभट्ट और वराह मिहिर संबंधित हैं। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कालिदास हुआ करते थे। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी? तो जो उनकी दरबारी भाषा थी वह उसका नाम था संस्कृत। गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हूण को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो उसका नाम था स्कंदगुप्त। यानी स्कंदगुप्त ने भारत पर जो हूण आक्रमण हो रहे थे तो उनको वह विफल कर दिया। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कौन सा राजा कहलाता था? तो नेपोलियन जो था वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनको विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन की संज्ञा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो कुमारगुप्त थे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो बाणभट्ट जो थे यह रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक थे।
हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि जो था वह उसका नाम था बाणभट्ट। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्यभट्ट जो है इन्होंने शून्य के आविष्कार का प्रयोग किया था। गुप्त काल के दौरान कौन सा चांदी का सिक्का जारी किया गया था? तो उसका नाम था रूप्यक, यानी रूप्यक जो रूप्यक था वह गुप्त काल के दौरान ही जारी किया गया था। रविकीर्त जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्त की रचना की थी को किस का संरक्षण था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की और इनका संरक्षण दिया। सॉरी, पुलकेशिन द्वितीय इसका लेखक नहीं था, इसका रविकीर्ति। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो वह बौद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने बनवाया था? तो इसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ लेख का शिलालेख का निर्माण करवाया था। 738 ईस्वी में अरबों ने पराजित किया था, तो वह चालुक्यों को अरबों ने पराजित किया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे वह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो अरब जो थे यह भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए थे। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो जो चचनामा है यह अरबी भाषा में लिखी गई है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में जो कैलाश नाथ का मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में हुआ था? तो वह भी थे राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो यह पल्लवों के द्वारा इसका संरक्षण किया गया था। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो वह था राजराज प्रथम। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो कार्यकाल जो था यह पुहार नगर की नींव रखी थी। अधिकांश चोल शासक मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? तो शिव देवता को अधिकांश चोल मंदिर उनको ही समर्पित किया गया है। अलबर्नी भारत में किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी जो था इनके साथ अलबर्नी आया था। किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो बघेल भीम जो था वह मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो उत्तर मेरु जो शिलालेख है उसमें चोल वंश के ग्राम के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो यह था बादामी के चालुक्यों का महान शासक था। कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो कवि राजमार्ग जो था यह अमोघवर्ष के द्वारा लिखी गई थी। प्रतिहार वंश का महान राजा कौन था? तो मिहिर भोज जो था वह प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था। अजंता एलोरा की गुफा कौन से शहर के पास स्थित है? तो औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एक आत्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो बमियान में इसकी स्थापना की गई है।
अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। तो अजंता की जो चित्रकला की गई है उसमें जातक कथाओं का अधिक उल्लेख किया गया है और उसके माध्यम से चित्रकारियाँ की गई हैं। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो इसके जो रचनाकार थे उनका नाम था पाणिन। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित थी? तो यह गुप्त काल से संबंधित थी। अजंता चित्रकारियाँ यह कलाकारियाँ। पुरुष पर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। बारहमीर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह खगोल विज्ञान से बारहमीर का पंच सिद्धांत संबंधित है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथा का संकलन किया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का प्रसिद्ध विश्व मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो यह थी संस्कृत भाषा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो यह थे बुद्ध काल के समय धातु के सबसे अधिक सिक्के बने थे। भारत में खोजा गया सबसे पहला सिक्का कौन सा या पुराना शहर कौन था? तो वह था हड़प्पा। विनय दुर्ग के एकमात्र हिंदू नगर और कौन सा था? तो वह था चाहुंदड़ो। यह विनय दुर्ग के था, यानी उसके चाहुंदड़ो के बगल में चार दीवारी नहीं थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो यह थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही देवी माता की पूजा से संबंधित था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल कौन सा था? तो वह था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह ईंटों से बनाए जाते थे, यानी सिंधु घाटी के जो मकान बने हुए थे वह ईंटों से बने हुए थे। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो यह लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल गार्गी, मैत्रेय का घर और मिथिला है? यानी तीन जो भारतीय विद्वान हैं जैसे कपिल गार्गी, मैत्रेय का घर, ये थे, इनका मिथिला में से संबंधित है। वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वह उत्तर हो जाएगा तांबा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको श्रमण कहा जाता था। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आय के चरणों का क्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आते हैं। यज्ञ सूत्र में किस वेद का उल्लेख है? तो यजुर्वेद का यज्ञ सूत्र में उल्लेख किया गया है। उपनिषद रूप से क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पास बैठना। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो वह गुजरात में है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता उसका प्रारंभिक नाम था। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे
सिंध घाटी में कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका नाम हो जाएगा हड़प्पा। सिंध घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वह पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ग्रेट ग्रैंडरी यह सबसे बड़ी इमारत थी। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना? तो वह था उत्तरी काले पालिश। अगला पॉइंट है, अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो दयाल बुद्ध से जो है यह अजंता की चित्रकारी प्रसिद्ध है। पौधे के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो वह थे मैत्रेय। इनका अगला अवतार माना जाता था। बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़ने कौन सा भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है? तो उसका नाम है वाम सातपाकस्नी। बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश या प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका नाम है सारनाथ में। अलेक्जेंडर और पोरस में लड़ाई कहाँ हुई थी? तो वह झेलम नदी के किनारे हुई थी। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने अथवा प्रचार धर्म कौन सा है? तो यह है बौद्ध धर्म। अगला जो है, भारत में बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में यह राजगृह में हुई थी। यानी जो बौद्ध संगीत हुई थी वह राजगृह में हुई थी। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो यह पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो वह था कलिंग युद्ध में उनका हृदय परिवर्तन हो गया। सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो उसका नाम था कारग्वाकी। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यवनिका जो शब्द था वह यूनानियों के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में किया गया था। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते थे? तो लेड यानी सीसा के सातवाहन लोग अपने सिक्के को बनाया करते थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो उनका हो जाएगा यूनानी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो वह था कनिष्क। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वह था कला में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो उसका नाम है शक संवत या शक काल। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो 78 ईस्वी में। वह किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया ताकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो वह थे कलिंग वंश। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने अपना आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो वह था सुंग के लोग। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वह थी तक्षशिला में अशांति थी। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। तो कुषाण जो शासक था वह कनिष्क का शासक था। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है सिमुक।
अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो उनकी लिपि जो थी वह ब्राह्मी प्रयोग की गई थी। भारतीय कला का कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था वह उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हो गया था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो उसका नाम था श्रीगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ में कितने उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो समुद्रगुप्त प्रवर्तक युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त। गुप्त शासन के दौरान कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसे गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है महेंद्रद्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है विक्रमादित्य। बाणभट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज महासभा किसके समान की गई थी? तो ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी। अलवार संतों का अभिप्राय किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो वह आधुनिक राज्य था तमिलनाडु। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो यह था गुप्त शासक के दौरान। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि का माप उल्लेख किसने किया था? तो थलवाईपुरम तांबे की प्लेटें। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वह अपनी राजधानी कन्नौज से हटाकर थानेश्वर कर दी थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। पीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस चीज से संबंधित हैं? तो वह पाल युग। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो उसका नाम हो जाएगा चंद्रगुप्त। चालुक्य वंश का सर्वाधिक शासक जो था वह था पुलकेशिन द्वितीय। किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो राजा भोज जो था वह भोपाल नगर की स्थापना की थी। किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो राजा भोज। कैलाश का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस पर आधारित है? तो एलोरा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो डांडी दुर्ग जो थी वह राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक था। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो पल्लव शासकों ने महाबलीपुर की स्थापना की थी। पर लोगों के एक कश्मीरी रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। बृहदेश्वर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर जो है तांजौर में स्थित है। किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो इसका नाम था चोल। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो उसका नाम था राजेंद्र चोल। तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो वह थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने
किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद दिल्ली खोल दिया गया था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हो गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन सा शिलालेख चालुक्य की सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल राष्ट्रकूट की राजधानी एलोरा थी। राष्ट्रकूट के चालुक्य कहाँ स्थित हैं? तो वह है राजस्थान। वह है दिलवाड़ा, यानी दिलवाड़ा के चालुक्य कहाँ स्थित हैं? तो राजस्थान। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो उसका नाम है अफगानिस्तान में। इस बुद्ध की सबसे ऊंची चोटी पर एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो इसका नाम है खजुराहो। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है या आबू पर्वत पर है। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है और कौन सा है? तो श्री भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। सांची का महान स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो आर शामशास्त्री ये थे लिपियों के संस्थापक। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो कालीकट को नगर कोझिकोड कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो वह थी कॉपर या तांबा। कालीबंगा किस प्रदेश के में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच देव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो यह है पत्थर, पेड़ और पशु। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह थी व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो वह उसका नाम था लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की स्थापना के बारे में सूचना दी गई है? तो वह है ऋग्वेद। वेदों को माना जाता है, तो वेदों को श्रुति साहित्य या श्रुति सम भी कहा गया है, क्योंकि वेद लिखे कम और सुने ज़्यादा गए हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। वेदों को माना जाता है श्रुति। भारत में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई थी? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के आधार पर भारत श्रम के विभाजन किया गया था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था? तो दूध और इसके उत्पाद इसके मुख्य भोजन हुआ करते थे। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। जुरैसिक काल माना गया है पूरी तरह से जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो छत्तीसगढ़।
वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम में कौन सा स्थान है तो खोजा जा सकता है तो वह सामवेद। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा था तो वह था पाकिस्तान। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत पर आर्यीकरण किया वह थे अगस्त्य। उसका विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ भी कहा जाता है वह है मोहनजोदड़ो में। उपनिषद क्या है तो उपनिषद जो है यह हिंदू धर्म के स्रोत हैं। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने माता पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी तो उसका नाम था जातशत्रु। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था तो उनकी माता का नाम जो था वह त्रिशला था। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे तो किसी नगर में। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु संबंधित थी तो वह थी बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है तो वह है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है तो वह है जन्म से। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था तो उसका नाम था उपगुप्त। आजीव संप्रदाय एक संप्रदाय था बुद्ध का सामयिक। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया तो वह था सेल्यूकस निकेटर। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है तो उनका प्रथम प्रवचन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था तो उनका प्रथम शिष्य था जमाली। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता था तो अशोक मौर्य सम्राट मौर्यों का रुम्मिनदेही स्तंभ लेख। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था तो वह था धार्मिक उत्तेजना का काल। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था तो इसका नाम था पोरस। किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो उसका नाम था धर्म चक्र मुद्रा में। कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण था तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी वह प्रथम व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था तो अशोक का नाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था तो उसका नाम आगा हो जाएगा मेगस्थनीज। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था तो वह था मगधी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या के केंद्र से संबंधित था तो वह था तक्षशिला के विद्या के केंद्र से। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था तो उसका नाम था चंद्रगुप्त। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है तो वह है रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था तो वह थे सातवाहन के लोग। भारतीय और यूनानी कला के सभी लक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है तो उनका नाम है गांधार शैली। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था तो इसका नाम था कनिष्क। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक थे तो ये थे कनिष्क के। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जियोग चिंतामणि जो थी यह जैन धर्म से संबंधित थी।
संगम कल्लू में रोमन व्यापार का केंद्र मुसिरी था। कलिंग के विरुद्ध अशोक ने अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत 13वां शिलालेख है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम उपदेश या अंतिम जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो उनका नाम था तृणबेलगोला में। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनानी कला का। कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो चरक उनके राजवैद्य थे। अशोक किस राजवंश के शासक थे? तो उनका नाम था मौर्य वंश से। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो विंसेंट स्मिथ ने इनकी उपाधि भारतीय नेपोलियन की दी गई थी। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो वह था हूणों के द्वारा। चीनी यात्री फाहियान किस समुद्र शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राजवंश निम्न में से गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त काल प्रसिद्ध था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी ग्रहण की थी वह किससे संबंधित है? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो उनका नाम था सोना। अगला गुप्त किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो वह है गुप्तों के। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो प्रयाग में वह अपनी धार्मिक सभा किया था। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-सांग भारत आया था। वाराहमिहिर क्या था? यानी वाराहमिहिर कौन थे? तो वह एक खगोलज्ञ थे। लिच्छव दौहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को लिच्छव दौहित्र भी कहा जाता है। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान कन्नड़ काव्य के 3 कवि जैसे पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर हैं। कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्त के नाम से जाना जाता है? तो यह मेहरौली का स्तंभ लेख या शिलालेख। गुप्त शासनकाल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह थे श्रीगुप्त। किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है जो कि 510 ईस्वी में यह हुआ था। इसका उल्लेख मिला है। मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो वह 712 ईस्वी थी। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो वह दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। किस शासक ने पौधों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वह थे धर्मपाल। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। महाबलीपुरम के रथ का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा गुफा की चित्र कला विकसित की गई थी? तो वह था राष्ट्रकूट काल। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? तो कांची जो है उनकी राजधानी का नाम था पल्लवों की। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को। राजकुमार एलाना ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। यह दक्षिण शासकों के किस वंश से संबंधित थी?
तो यह चोल वंश से संबंधित था। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर जो है यह चोल राजाओं की राजधानी थी। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर था। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले और अब सेना के सेनापति का नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अरबियों ने मुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण नगरी के नाम से मुल्तान को जाना जाता है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? तो आर्य थे। भारत में किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो कामरूप असम का एक प्राचीन नाम था। कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य के सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापकोंडा का खिताब प्राप्त किया था? तो वह था नरसिंहवर्मन। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो वह था महायान संप्रदाय। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में तृण उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो वह है मुंडकोपनिषद। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वह है बिहार राज्य में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर उड़ीसा स्थित है। लिंगराज मंदिर स्थित है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो गांधार कला। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़े स्तूप के कारण सांची विख्यात है। पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो रामानुजाचार्य का जन्म स्थली है पेरम्बदूर। भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? तो वह था अशोक। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो इस प्रकार से प्राचीन इतिहास का यह पार्ट समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।